हाँ जी बच्चों, सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। ठीक है, आज आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, अंग्रेजी में कहते हैं। जैसा आपने 9th में पढ़ा था, चैप्टर था सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम, और ऐसा ही आपका समरूप। समरूप होता क्या है, मैं आपको अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जैसे मान लीजिए बुआ आती हैं बहुत सालों बाद या आपके घर पे, तो वो कहती है कि इसकी आंख इसकी मम्मी से मिल रही है, इसकी नाक इसके पापा से मिल रही है, इसके कान इसके दादी से मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कंपोनेंट्स में, यानी उस बच्चे के कंपोनेंट्स, यानी नाक, कान, आंख या जो भी जिसका नाम ले लिए, दूसरे के कंपोनेंट। अक्सर कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ की शक्ल कहते ना ये जुड़वा है, ट्विंस। तो ट्विंस कैसे हम डिसाइड करते हैं बताओ, कि उसकी शक्ल, एक बच्चे की शक्ल दूसरे बच्चे की शक्ल से मिल रही है। अब चेहरा मिलने का मतलब क्या है, कि उस चेहरे के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो दूसरे से मिल रहे हैं। कैसे, पापा की नाक बेटे की नाक से मिल रही है, मगर बेटे की नाक छोटी और पापा की नाक बड़ी है। मतलब ये मतलब नहीं है कि लंबाई में छोटी बड़ी। तो समरूप का मतलब यही होता है कि एक त्रिभुज, दुनिया त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो एक त्रिभुज के सारे कंपोनेंट्स का रूप किसी दूसरे त्रिभुज के सारे कंपोनेंट्स के रूप के बराबर है, या उनमें कोई कंडीशन है, तो वो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है ए बी सी, और एक ये त्रिभुज है मान लीजिए डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने 9th में पढ़ लिया था, पढ़ा था, समझ में आया था। अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी के बारे में। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर कैसे होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का चिन्ह होता है। आपको याद होगा सर्वांगसमता की कॉन्ग्रुएंसी के 3 नियम होते थे। कितने नियम होते थे? 3। अगर उन तीनों नियमों के तहत, तीनों नियम में से कोई भी लग जाता तो वो सर्वांगसम हो जाते थे। पहला नियम था एसएसएस, तीनों भुजा बराबर हो। दूसरा था एसएएस, 2 भुजा उनके बीच का कोण। और तीसरा था आपका एएएस, 2 कोण और 1 भुजा। ऐसे यानी सिमिलरिटी की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन जो होती है, पहले जो नियम होता है वो होता है कि अगर किसी एक त्रिभुज की, अगर वो कहे के साथ समरूपता के नियम लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? पहला नियम, किसी एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आनुपातिक, यानी AB बटे AB के संगत भुजा बताओ, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? DE, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू BC अपॉन EF होते जाता था AC अपॉन DF। यानी एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में आनुपातिक हों, वह बराबर होती थी सर्वांगसम में। यह अनुपात को इसे बोलते हैं हम भुजा समरूपता। क्या बोलते हैं? भुजा समरूपता, साइड सिमिलर, एसएस सिमिलर। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, यानी 2 भुजा अनुपातिक हो, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये है, मगर ये बटे ये नहीं, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल E, यानी वो भुजा अनुपातिक हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। इसे बोलते हैं हम भुजा कोण समरूप। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये होती है
कि उन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो। टू एंगल्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बताओ? डी। एंगल डी, वेरी गुड। एंगल बी के ई, दो कोण बराबर। और 9th क्लास में आपको याद होगा, अक्सर टीचर टोकते रहते हैं कि अगर 3 कोण बराबर दे रखे हो तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि त्रिभुज कोण बराबर होंगे भाई, जब दो कोण बराबर हों उसके तीसरा भी बराबर होगा, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। इसे बोलते हैं कोण कोण समरूप, एंगल एंगल सिमिलर। कहने का मतलब यह है कि सर्वांगसम जब दो त्रिभुज हम करने बैठ रहे थे तो उसके भी 3 नियम, समरूपता करने बैठ रहे तो दो भी 3 नियम। मगर एक आपको बिल्कुल बढ़िया ट्रिक बता देता हूं, जब भी आप प्रश्न करोगे तो मोस्टली प्रश्न लगभग 80 to 90% इस वाली कंडीशन में लगते हैं। यानी जब भी आप करने बैठो तो सबसे पहले ये देखो कि उसके दो कोण तो बराबर। जब दो कोण बराबर हो जाए, यानी इनमें से कोई एक कंडीशन लग जाए, चाहिए ज्यादातर ये लगती है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है। जब ये लग जाएगी तो त्रिभुज सिमिलर हो गई। सिमिलर जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके ये सारी कंडीशन उसमें अप्लाई हो जाती है, यानी उसकी सारी भुजाएं आनुपातिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सारी भुजाओं की आनुपातिक हो जाती है। सच एग्जाम्पल इसी में मैं लेके चलूं। सपोज करो ये दोनों सिमिलर दे रखे, उसने 3 दे दिया, किस तरह के सवाल है? ये 4 दे दिया, ये x और ये y। आपसे पूछा x का मान बताओ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, तो भुजा उसकी आनुपातिक होंगी। तो कैसे? ये बटे ये, यानी 3 बटे इजिकल टू ये अपॉन x अपॉन सॉल्व कर, x इजिकल टू 15 बटे 4। कोई दिक्कत बताओ बच्चों? सिमिलरिटी। अब ये सिमिलरिटी का मैंने आपको थोड़ा सा बेस बताया है, अब इसकी प्रमेय चलो। अगली जो आप उसमें आपको मैं इससे रिलेटेड प्रमेय कराऊंगा, जिसमें पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसे हम बोलते हैं थेल्स की प्रमेय, थेल्स थ्योरम, वो नेक्स्ट देखिए। अब हम समरूप त्रिभुज पे, सिमिलर ट्रायंगल्स पे जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया उस पर आपको मैं थ्योरम्स कराऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिलेटेड टू 9th से है, थोड़ी सी आपने पढ़ी थी। क्या थ्योरम है? जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी में पहले बोलूंगा, इंग्लिश में बाद में बोलूंगा। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले हिंदी। क्या है समझाना? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे आनुपातिक होते हैं। आपको बताऊं मैं, ये जो थ्योरम आती है वो ऐसे आती है कि थेल्स प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, हमें उसका स्टेटमेंट, इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of the measuring point, the other side are divided to the same. ये इसका स्टेटमेंट। अब बात आती है, ये आपने क्या कह दिया, ये है क्या प्रमेय? एक चित्र के द्वारा मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। ये तो मुझे आपका ABC, ये कोई एक रेखा है DE जो BC के पैरेलल है, ये आ गया गिवन। जो दे रखा होता है वो आता है गिवन DE पैरेलल टू BC। जैसे कि उसने कहा है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो इस भुजा के लिए समांतर खींची गई, क्लियर? शेष दो भुजाओं का, शेष दो भुजा कौन सी बची? जो मैंने कहा AB एंड AC को वो दो बिंदुओं पर कट कर देंगे, D और E। शेष दो, ये है ना, शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, B पर करती है और एक आ रहा समझ में, बोलो ठीक है। वे आनुपातिक होते हैं। आनुपातिक का मतलब क्या है कि सेम रेशियो में होती है, यानी प्रूफ या सिद्ध करना है, इंग्लिश हिंदी
हिंदी आप इसमें भी लिख सकते हैं, मैं आपको पता है हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। सिद्ध करना है रेशियो क्या होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये रेशियो, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, रचना का मतलब क्या होता है कि प्रमेय में जो उसका स्टेटमेंट होता है उसके अलावा चित्र में अगर हमें कुछ बनाने की जरूरत पड़ती है हेल्प के लिए, समझ में आ रही है? रचना जो मैं बता रहा हूं उसको रचना कहते हैं, यानी ये चित्र जो बनाए इस प्रमेय के अनुसार चित्र बनाए। अब इस चित्र में हमें कुछ और काम करना है, उसे हम रचना यानी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या रचना की मैंने, एक EF परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी EF लंब डाला मैंने AB पर और BE और BC को मिलाया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन देख, अभी आपको ऊपर का उतार लिया होगा, मैं इसको रख कर देता हूं, मैं इसको रख कर देता हूं। रचना समझ में आ गई आपकी कि AD यानी ये AB लाइन पर EF मैंने परपेंडिकुलर देखिए। अब मैं इसको सिद्ध करता हूं। मैंने क्या किया, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE, यानी मैंने इन दोनों त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में निकालना चाहता। आप बताओ पार्षण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। वेरी गुड, आवाज आ रही है वहां तक मेरी क्लियर? यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए हिंदी वाले हिंदी में लिख लिया करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। बताओ गगन, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो 1/2। अब ADE का आधार बताएगा, पार बताए AD आधार हो गया AD, वेरी गुड। हाइट जो उसका परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर कौन सी है, E है। और 1/2 उसकी बात कर रहा हूं मैं, BDE है ना, आधार मैंने BD लिया। ऊंचाई, अब ऊंचाई इस वाले त्रिभुज में नहीं दे रही, अब जरा समझिएगा, इसकी ऊंचाई हो गई EF। अब आपके मन में एक चीज आती है कि सर ये EF तो आउट ऑफ द ट्रायंगल है, त्रिभुज के बाहर है, ये इसकी ऊंचाई कैसे हो जाएगी? इसकी ऊंचाई ऐसे हो जाएगी, देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई, ये मेरी चौक है, अगर मैं इसको हाइट के अनुसार इसके कितने भी टुकड़े करूं, क्या इसकी ऊंचाई बदलेगी? बताओ, बोलो, यही बोलो, नहीं बदलेगी। तो ये एक त्रिभुज है ADE, ये वाला जिसमें मेरी चौक यही तो त्रिभुज है। इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, E है। अब इस त्रिभुज में से कितने भी त्रिभुज बना लो, इस अकॉर्डिंग टू दिस हाइट सेम है। तो ये बना एक तो ADE और एक बना तो हाइट 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया AD अपॉन इक्वेशन नंबर। यानी मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE और BDE का निकाला, क्या आया, AD अपॉन BD। सिमिलरली आपको करके भी निकाला है, सिमिलरली मैं इसका निकालना चाहूंगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BCE।
क्या आएगा इधर वाली साइड AD अपॉन BC। ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो मेरे को सिद्ध करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC करना है, यानी इस समीकरण 1 की राइट हैंड साइड और इस समीकरण 2 की राइट हैंड साइड बराबर सिद्ध करना है। अगर ये राइट हैंड साइड मेरे को बराबर सिद्ध करनी है तो इस समीकरण की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी इक्वल हो, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। यानी मैंने देखा कि जो मुझे सिद्ध करना है उन दोनों की राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे को इक्वल सिद्ध हो जाए, मेरा काम खत्म। अब लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं गौर करके देख रहा हूं तो उनका जो न्यूमरेटर है यानी अंश में जो है वो त्रिभुज ADE है, सेम अंश तो उनका सेम। हर में BDE त्रिभुज BDE यानी जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और इस वाले में DCE यानी ये जिसको मैंने डाला, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो मेरा मामला। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं इसको निकाल दूं। देखिए आपको याद होगा 9th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, 9th क्लास में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल कब बराबर होते हैं, जब उनका समान आधार हो और समांतर रेखाओं के बीच बने। तो मैं ये देख रहा हूं ये रेखा DE जो इसके BC के पैरेलल थी, इन दोनों का बेस इक्वल है और समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई। तो देखिए क्योंकि समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसलिए जो यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं। AD का क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DCE। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। अब फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 and 3 ये तो मेरे को बराबर लाने थे, इनके आ रहे वो मेरे आ गए। तो समीकरण 1, 2 और 3 लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल हो गई। बताओ बोलो, पीछे बताओ, सब बताओ, आवाज नहीं आ रही। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। AB अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, अक्सर जो इसमें गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पकड़िएगा क्या बच्चे गलती करते हैं। एक सवाल दिया उसने ABC और ये D और इस थ्योरम से हमने क्या सीखा, ये रेखा इसके समांतर है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगी, ये हमने सीखा। अब उसने प्रश्न दिया, जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो गलती क्या करते हैं उसे आप पकड़िए। जैसे 2 दे दिया, ये मान लीजिए 6 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये आपको पूछा है। तुरंत उन्हें याद आई तो सर ने एक प्रमेय कराई थी क्या, तो ये अपॉन ये यानी 2 अपॉन 6 इक्वल टू ये अपॉन ये 4 अपॉन, यही तो प्रमेय है। बताओ गगन बताओ ऐसे। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे। 2 × 2, 2 × 6 और 3 × 4 कितना हो गया 12। अब देखो आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो इस समय अब है, अगर उन्होंने प्रमेय पर ध्यान दिया होगा तो इसमें वो गलती निकाल के मुझे भी बताएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपकी समझ में आया
बताओ, आप बताओ क्या गलती है इस प्रश्न में? आंसर ठीक है, गलती क्या है? सर डी पैरेलल बीसी के लिए मुख्य पार्ट पढ़ता हूं, उसने क्या पकड़ा कि ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है, इतनी थेल्स प्रमेय काम नहीं करेगी। आंसर ठीक आ जाएगा, आपको लगेगा मेरा तो बुक का आंसर ठीक है, मगर आपने क्या गलती कर ली कि ये उस पर नहीं मिला, तभी थेल्स। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू सिंगल टाइम। एक इसकी कन्वर्स थ्योरम है, आज मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं। कन्वर्स थ्योरम क्या हो जाएगी कि अगर ये पैरेलल है, वो समानुपातिक है, तो वो रेखा इस रेखा के समान है। ये आपकी कन्वर्स थ्योरम है, और इसमें मैं आपको, आप चाह रहे हैं कि साहब डीएचए दे दें इससे रिलेटेड, तो मैं अब आपको इसमें रिलेटेड डीएचए देखिए। निम्न में एक्स का मान बताओ, ये एक्स ये 2, ये टोटल उसने 6 दे दी, ये डीएचए है आपका, तो ये तो एक्स का मान आपको निकालना, एक्स का मान बताओ क्या सब्जेक्टिव डीएचए है आपका, तो आपको पता, ठीक है, इसको ढंग से करिएगा। देखिए आज आपका टॉपिक है क्षेत्रफल प्रमेय, एरिया थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल की आपकी दूसरी थ्योरम है, जिसे हम क्षेत्रफल प्रमेय या एरिया थ्योरम के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट बोलूंगा मैं आपका, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बोर्ड पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। हिंदी वाले सुने पहले कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाएं, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अंग्रेजी वाले सुने, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। आप देख रहे हो कि मैं सिमिलर यानी समरूप पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये मैंने आपको ये कहलाता है स्टेटमेंट। अक्सर मैं स्टेटमेंट क्यों लिखता हूं, अक्सर ऐसे आता है कि क्षेत्रफल प्रमेय क्या है उसे सिद्ध करो, या पाइथागोरस प्रमेय क्या उसे सिद्ध करो, थेल्स प्रमेय क्या उसको सिद्ध करो। तो हमें स्टेटमेंट याद करने चाहिए, वो आगे बहुत काम आते हैं। पता लगा 1 नंबर का स्टेटमेंट है और 3 बीच में 1 नंबर का सवाल दे दिया उसने, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, क्या लिख दिया ये जरा देखेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज पी क्यू, कोई दिक्कत, ये गिवन हो गया। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर दे रखी है। ये प्रमेय तभी लगती है जब दोनों त्रिभुज कैसे हो अपार, सिमिलर। अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे कि सिमिलर नहीं पढ़ते। जब तक सिमिलर नहीं होगा, समरूप नहीं होंगे त्रिभुज, तो ये थ्योरम आपकी काम नहीं करेगी। जब त्रिभुज समरूप है, समरूप होने का क्या मतलब होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में है, ये गिवन में हो गया। करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, ए बी के करस्पॉन्डिंग, आप बताओ बेटा, पी क्यू, वेरी गुड। ये बी है, इसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, और एसी के करस्पॉन्डिंग डी आर। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, मैंने को मान लिया। और इसमें क्या रहा कि जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसकी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बाद में यूज कर लूंगा, या लिखना चाहो लिख सकते। अब कुछ प्रूफ आपको क्या सिद्ध करना है, देखिएगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी एरिया ट्राइंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर करते हैं। AB के संगत कौन सी हो गई? करस्पॉन्डिंग PQ, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल या BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन PR। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक से आप सिद्ध करेंगे। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, पूर्व में भी आपको मैं बता चुका हूं व्हाट इज कंस्ट्रक्शन के स्टेटमेंट के अलावा जो भी आप चित्र में कुछ और काम करते हैं उसे हम रचना या कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैंने क्या किया, AM परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने BQ पर, BC पर, AM परपेंडिकुलर ऑन BC और PS परपेंडिकुलर ऑन Q। कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ? हम इसको सिद्ध करता हूं। एक चीज और बता दूं, आप देखिएगा, इस प्रमेय में से 4 प्रमेय निकलेंगी। पहले हम ध्यान इस प्रमेय पे है। ठीक, क्या निकाला मैंने? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। मैं जानता हूं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, पूर्व में बता चुका है। तो आधार इसका हो गया BC और ऊंचाई हो गई A। कोई दिक्कत? 1/2 अब आई नहीं आ रही है। आधार इसका हो गया QR और ऊंचाई कौन सी हो गई? PM। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो आ गया BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PS, ऐसे लिख दिया हमने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझ पर कोई ऐसी जुगाड़ कवाड़ हो जाए, कोई ऐसी थ्योरम लग जाए या कोई स्टेटमेंट हो जाए कि BC अपॉन QR की जगह AM अपॉन PS आ जाए, यानी ये दोनों बराबर आ जाए। सपोज करो ये X है और ये Y है, X बराबर Y आ जाए, तो मैं Y की जगह X रख दूंगा, तो X गुणा X क्या हो गया? X स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर आ गया, यही मेरे को सिद्ध करना है। अब बाकी कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, हम तीनों को सिमिलरली लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब उसके लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये जो त्रिभुज है ABM और PQS, इन दोनों को सिमिलर करना चाह रहा हूं, समरूप करना चाह रहा हूं। ये उतार लिया होगा आपने, देखो मैं ये निकाल दूं इधर। देखिए, यानी त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQS जब भी हम सिमिलर करते हैं, उसमें भी आपसे चर्चा हुई है कि सबसे पहले हमें दो कोण बराबर देखने हैं कि दो कोण तो बराबर नहीं है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में मुझे दो कोण बराबर दिख रहे हैं। पहला तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है, ये एंगल AMB बराबर एंगल PSQ, जो हो गए राइट एंगल। एक बराबर हो गया, दूसरा कोई और बताएगा बराबर? वेरी गुड बॉय, आप बताओ बेटा। सर एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQS। ये एंगल इसके बराबर बता रहे हैं, मैं लिख देता हूं। मान लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब इसका रीजन हमें देना पड़ेगा। रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये हो गया त्रिभुज समरूप है। ठीक है, इसलिए यहां लिख देता हूं त्रिभुज ABM सिमिलर ट्रायंगल PQS। कौन सी सिमिलरिटी हो गई? एंगल एंगल सिमिलरिटी। कौन
थर्ड वाली कंडीशन जो सबसे ज्यादा लगती है। जब त्रिभुज समरूप हो गए इसलिए समरूपता। मैं कह चुका हूं आपसे, जिसको हिंदी में कन्वर्ट करनी है पूरी थ्योरम हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है उसका, जैसे समरूपता की इंग्लिश होती है सिमिलैरिटी, मैंने यहाँ लिख दी है तो बच्चा यहाँ लिख देगा, हिंदी वाला इसे उठा के यहाँ लिख देगा। तो किसी में भी कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। समरूपता से जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PH। ये समीकरण नंबर 1 वहां का, 2 ये है और 3 ये। देखिए जो मुझे लाना था वो आ गया। अब इसे उठा के मैं इक्वेशन नंबर किस में रखूं? मैं 2 में, समीकरण 2। मैं ये इधर वाला मिटा देता हूं, यहां रखता हूं, कोई दिक्कत? उतारते आप जा ही रहे हो साथ साथ। ये मैंने लिख दिया समीकरण, ये पहले लिखा हुआ था, मैं लिख दूं समीकरण 1 AB अपॉन PQ, मैंने मिटा दिया गलती से, इसकी जरूरत पड़ेगी BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। इक्वेशन नंबर 1 देख, समीकरण नंबर 2 व 3, समीकरण 2 व 3 से एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, AM अपॉन PS की जगह मैं क्या लिख दूं? AB अपॉन PQ है। AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है? BC अपॉन QR इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां रख दिया मैंने BC अपॉन Q, तो हो गया BC स्क्वायर अपॉन QR। ये सिद्ध करना था। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, तो BC अपॉन QR है, तीनों इक्वल है तो तीनों को बराबर है। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसमें क्या चीज निकल के आई, यानी ये आ गया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मेरे को सिद्ध करना था वो है। अब इसमें नोट करने वाली बात है नोट, ध्यान से देखिएगा क्या नोट करने वाली बात। मैं ये जानता हूं ये AM और PC AB और PQ के बराबर हैं, तो अगर मैं यहां लिख दूं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, AM अपॉन PQ की जगह, सॉरी AB अपॉन PQ की जगह मैं AM अपॉन क्या लिखूंगा? आपका PS, तो क्या हो जाएगा यहां में AM स्क्वायर अपॉन PS। अब मैंने जब इस फिगर में चित्र में देख रहा हूं AM और PS क्या है इन दोनों त्रिभुजों के, आप बताओ बेटा, परपेंडिकुलर है, आप बताओ, मीडियन, आप बताओ। परपेंडिकुलर, शीर्ष लंब है, क्या है? शीर्ष लंब उनके त्रिभुजों के। तो ये थ्योरम का कन्वर्ट हो गई कि संगत भुजाओं की जगह क्या आ जाएगा? संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये कन्वर्ट थ्योरम तो हो गई, जो एक ही से काम चल रहा है, एक लाइन में आपको लिखना। इसी की सहायता से जो अगली थ्योरम है वो, अगर ये माध्य का, जिसे हम मीडियन कहते हैं, और कोण समद्विभाजक जिसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, इसके भी
वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। बोला साहब क्या ये सेम है? नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चेंज, वो आप समझिएगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज करो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो आपको केवल क्या करना है, जब परपेंडिकुलर आप खींच लेंगे इसमें जो भी है, कि जब आप इसको और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि इस, अगर ये मान लीजिए कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो जब इनको और इनको मैं समरूप करूंगा तो देखो एक तो ये कोण बराबर हो जाएगा जो ऑलरेडी उसमें भी था, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और दूसरा कोण कौन सा होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा आपको मैं बताऊं, सुनिए। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है, तो एंगल ए और एंगल पी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल, और ये क्या है, ए एम उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुए, और ये वाला और ये वाला बराबर। क्योंकि दोनों कोण भी बराबर है, तो ये जो कोण है जिसमें मैं तीर लगा रखा है, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हो गए समरूप आपके। तो ये चेंज आएगा। ऐसे ही मीडियन को करोगे तो वो आएगा। तो ये 4 थ्योरम हो गई। मैं स्टेटमेंट द्वारा से बोलता हूं, कैसे भी आ सकती है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अथवा संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अथवा संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के, एंगल बाइसेक्टर, अथवा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक में से 4 थ्योरम, ये दोनों एक साथ हो जाती हैं, ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो इन्हें याद करिएगा, नहीं आए तो आप अगली क्लास में मुझसे इसको पूछ सकते हैं। मगर अब इसके सवालों की बारी हम लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड हम सवाल करें तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, आप बताएं। संगीत, जब त्रिभुज में समरूपता के वाले सवाल इस थ्योरम को कर रहे हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, सर की दोनों ट्रायंगल्स को करने में सिमिलर। वेरी गुड, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए तब ये थ्योरम लगती है। सपोज करो मैं आपके लिए एग्जांपल लूं, आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको मैं बताऊं, इस पर आधारित एक्सरसाइज है आपकी 6.4। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला सवाल लेता हूं, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ये दे रखा है जो मेन पॉइंट होता है, इसी पे हमें ध्यान देना है। अगर सिमिलर नहीं है, आंसर हो सकता है आपका सेम आ जाए, सही आ जाए, मगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर सिमिलर नहीं है वो। तो इसमें क्या दे रखा है, एरिया निकालने हैं, इनके एरिया दे रखे हैं, यानी एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF is the side of triangle, DEF की हो गई लेफ्ट साइड कितनी 15.4। तो वो कह रहा है फाइंड BC इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई BC। आपको आप फिगर बना के देख सकते हैं, नहीं जनरली ऐसे ही पता कर सकते हैं। ये लास्ट में EF लिख रहा है तो यहाँ BC लिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही दे रखा है। तो देखिए ये दोनों समरूप है, because so that area triangle ABC upon area triangle DEF क्या होगा, इसकी संगत भुजा BC अपॉन EF। क्या मैंने ठीक लिखा है, ये आकाश चरण स्क्वायर वर्ग, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ज्योमेट्री में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और अच्छे नंबर आएंगे। अब रखो साथ, ये 64, ये 121,
BC निकालना है और EF 15.4 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इधर कितना आ जाएगा आपका 8 और इधर कितना हो जाएगा बच्चा 11 और इधर BC अपॉन 15.4 सॉल्व कर दो तो BC इक्वल हो गया 15.4 इंटू 8 अपॉन 11 सॉल्व कर देंगे इतने सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये एरिया से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा। छोटे छोटे सवाल है, नहीं आए कल क्लास में आप पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। अभी तक आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।